नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद। 3.5 घंटे चली अमित शाह की बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन विस्तार और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमित शाह के आवास पर बीजेपी की ये अहम बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही इस बैठक में, और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की एक अहम मीटिंग चली, जहां बताते चले कि 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, संगठन विस्तार की खबरों के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, और ये बैठक भाजपा संगठन से जुड़ी मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की गठन, संगठनात्मक फेरबदल और कुछ राज्यों में प्रभारी और शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, संगठनात्मक महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। 3.5 घंटे तक चली अमित शाह के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई गई, जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए, अमित शाह के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विस्तार को लेकर जो है हलचलें तेज हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकारिणी की जो है सूची घोषित होनी है। नए कार्यकारिणी की गठन होना है, पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है। इसको लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो संगठन के प्रभारी बीएल संतोष मौजूद थे। बैठक में संगठन के विस्तार, पार्टी की आगामी रणनीति पर विस्तार चर्चा हुई। बैठक के बाद नितिन नवीन अमित शाह के आवास से बाहर अभी कुछ देर पहले निकले हैं। इस बैठक के एजेंडे को लेकर पार्टी ने हालांकि औपचारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जो पार्टी के अंदरूनी सूत्र है उनके मुताबिक जो है पार्टी की जो संगठन की विस्तार की बातें है या जो है कार्यकारिणी गठन की विषय है, इन सभी को लेकर जो विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। बिल्कुल, क्या सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर मंथन किया गया, या फिर देखिए, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी है कई राज्यों में, तो क्या राज्यों में संगठन विस्तार और नई नियुक्तियों पर भी कोई फैसला हुआ? भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश राज्यों पे जो है संगठन की सवाल जो पूरी हो चुकी, कुछ राज्य बाकी है। हालांकि हर राज्यों में, लगभग हर राज्यों में संगठन का गठन हो चुका है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि पार्टी के संगठन का विस्तार, आगामी रणनीति, जिसमें जो है कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसका गठन ही इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहा है। बिल्कुल, देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। 3.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है। क्या बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने आया है? मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि बैठक के एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, देखिए, और इसके साथ ही संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी रही। इनकी मौजूदगी की क्या भूमिका रही? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी रही, संगठन महामंत्री बीएल संतोष की भी मौजूदगी रही। कितना अहम माना जा रहा है इनकी भूमिका को लेकर? इन तीनों की भूमिका अपने आप में काफी अहम है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष हो, चाहे अमित शाह जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी महत्वपूर्ण
इनकी भूमिका है, क्योंकि संगठन का विस्तार होना है, पार्टी की जो आगामी रणनीति इस पर चर्चा होनी चाहिए, इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बड़ा फैसला, मानसिक मंदित संपत्तियों की अनुदान राशि बढ़ेगी। अनुदान राशि 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने के निर्देश। हर जिले में लगेंगे दिव्यांग जन सहायता उपकरण वितरण शिविर। दिव्यांग बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर। विशेष विद्यालयों को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए। हर पात्र दिव्यांग जन तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। प्रभावी क्रियान्वयन पर भी मुख्यमंत्री का जोर। तो हर जिले में देखिए इसके लिए लगातार बल दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए खास तौर से ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला, जहां मानसिक मंदित संवासियों की अनुदान राशि बढ़ेगी। 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए की राशि होगी। तो मुख्यमंत्री का ये बेहद अहम फैसला बताया जा रहा है, जहां मानसिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए ये बेहद अच्छी पहल बताई जा रही है, जहां 2000 रुपए से बढ़ाकर अब 3000 रुपए कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि प्रतिमाह 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी। और ये बड़ा फैसला आश्रय गृहों और प्रशिक्षण केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों और गरिमा पूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए ये लिया गया है। ऐसे में ये वृद्धि दिव्यांगजनों की संस्थागत देखभाल में मदद करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है, जहां अब राशि जो है 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां राज्य में मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि प्रतिमाह 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है। संजीव सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए 2000 रुपए से जो अनुदान राशि है उसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो है अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जो मानसिक मंदित संवासिनी है उनके भरण पोषण के लिए जो अनुदान राशि पहले 2000 रुपए दी जाती थी, उसको बढ़ाकर जो है 3000 रुपए जो है करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ये कह सकता है जो दिव्यांगजन है उनको जो है हर जिले में जो है जो उनका उपकरण होता है उसके लिए जो है वितरण शिविर का आयोजन किया जाए, ताकि जो दिव्यांग है उनको जो है वो वितरण किया जा सके। इसके अलावा जो है 2000 अगर 25 और 26 की बात की जाए तो करीब 12 लाख जो है दिव्यांगजन ऐसे हैं जो कि पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि 34,000 जो पात्र दिव्यांगजन को और इसके अलावा 47,000 विभिन्न प्रकार के जो सहायक उपकरण हैं उनको वितरित किया गया है। और इसी अवधि में जो है करीब 226 जो है श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनका क्वालिफिकेशन इम्प्लीमेंट कराया गया है। और चालू वित्तीय वर्ष में जो 68 जनपदों में करीब 335 बच्चों का जो है चिन्हांकन भी किया गया है। इसके अलावा जो दिव्यांगजन है और इस तरह से जो मानसिक या पेंशन जिन लोगों को मिलता है उनको जो है यूपीएसआरटीसी की बसों में जो है 50% के डिस्काउंट और कुछ जगहों पे जो है उनको निःशुल्क जो है यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज जो ये बैठक की गई है काफी अहम जो है ये बैठक रही है। महत्वपूर्ण फैसला और बहुत बड़ी ये पहल भी बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मामले में फिर अयोध्या पहुंची एसआईटी टीम। मंदिर के सेवा कर्मियों और ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ जारी। बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां मामले में फिर अयोध्या पहुंची एसआईटी की टीम। मंदिर के सेवा कर्मी और ट्रस्ट पदाधिकारी से पूछताछ जारी। बंद कमरे में अनिल मिश्रा से पूछताछ जारी। गोपाल राव से भी पूछताछ कर रही है टीम। राम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही टीम। चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड मंजूर। अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी में, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर से एसआईटी अयोध्या पहुंची हुई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। दर प्रतिदर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में
टिन्नू यादव समेत गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों के घर व अन्य ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी खत्म हो गई है और इस छापेमारी में पुलिस को आरोपियों के घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं और इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ जारी है। और फिर से अयोध्या एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कई बड़े नाम इसमें सामने आए हैं, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या मंदिर में चोरी मामले पर फिर अयोध्या पहुंची हुई है एसआईटी की टीम। मंदिर के सेवाकर्मी और ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ जारी है। बंद कमरे में अनिल मिश्रा से पूछताछ की जा रही है, वहीं गोपाल राव से भी पूछताछ की जा रही है। राम मंदिर परिसर में पूछताछ कर रही है टीम। चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड मंजूर। अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और हेरा फेरी मामले की जांच बहुत तेज हो गई है। बैंक रिकॉर्ड से कथित घूसखोरी और इसके अलावा कई मुद्दों पर लगातार जांच चल रही है। वित्तीय दस्तावेज इस पूरे केस का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दस्तावेजी जो गड़बड़ी है उस पर भी लगातार जांच की जा रही है। नियुक्ति पत्र और सेवा अनुबंध जैसे औपचारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। दस्तावेजों के न मिलने से पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी पता लगा रहे हैं कि नियुक्तियों की मंजूरी किसने दी। शक के घेरे में आए एक मुख्य ट्रस्ट सदस्य से पूछताछ होगी। और रणवीर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, प्रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणवीर, देखिए अब एक बार फिर से एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची हुई है। अभी क्या कुछ हलचल देखी जा रही है, क्या स्थिति है अभी? देखिए, निश्चित तौर पे सपना जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तैसे और उसी तरीके से क्रम वाइज जो अपराधी जो आरोपी प्रकार से कह सकते हैं कि जो आरोपी है उनको पूछताछ के लिए एसआईटी लगातार कस्टडी में ले रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है। कहीं किसी को नोटिस दिया जा रहा है तो किसी को रिमांड पर लिया जा रहा है। राम मंदिर का चढ़ावा ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा हिंदू समाज है वो काफी इससे प्रभावित है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कसक है, एक लोगों को एक कष्ट है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने चोरी की है, इतने बड़े राम के नाम पर जिन्होंने फ्रॉड किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे प्रदेश के लोग इस उत्तर प्रदेश से उपमान लेते थे कि जैसे ही अपराधी अपराध करते थे तुरंत योगी आदित्यनाथ का हंटर चल जाता था। इसी कंडीशन में अयोध्या राम मंदिर में जब से चंदा चोरी का प्रकरण शुरू हुआ तब से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, फिर उसमें ध्वजारोहण हुआ, तमाम ऐसी चीज थे जो विश्व लेवल पे थे और चर्चा का विषय था। इससे अब कहीं ना कहीं एक कलंक जो निकल करके आया है, जो चंदा चोरी का मामला निकल करके आया है, उसमें भी लोग ये जरूर चाह रहे हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इस मामले में होगा उसको सजा मिलेगी। क्योंकि जैसे ही चंदा चोरी का मामला प्रकाश में आया, एसआईटी की टीम गठित की गई, एसआईटी की रिपोर्ट आते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और 8 लोगों को जेल भेजा गया। उसके बाद लगातार जो अविनाश शुक्ला जेल चले गए थे उनको 24 घंटे की फिर से रिमांड 24 घंटे का लिया गया है और एसआईटी की टीम लगातार बंद कमरे में जो जिनके ऊपर लगातार आरोप लग रहा है मंदिर परिसर में, उनसे पूछताछ कर रहे। गोपाल राव का जो नाम निकल करके आया था कि गोपाल राव जो ट्रस्ट के कहीं ना कहीं कोषाध्यक्ष है, उनसे भी पूछताछ होगी। और जिस तरीके से आज अधिवक्ताओं ने रोड पर आकर के प्रदर्शन किया चंपत राय और गोपाल राव को लेकर के, अविनाश मिश्रा को लेकर के, तो उन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो मामला निकल करके आ रहा है वो लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो। क्योंकि जो उपमा बनता था उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से उदाहरण दिया जाता था उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत होती है, अपराधियों के घर पर उधर अपराध करते हैं उधर बुलडोजर कार्रवाई होती है। ये कहीं ना कहीं जिसके लिए माने जाते हैं उसी का लोग देखना चाहते हैं, उसी प्रकार से देखना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश
में दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर के इर्द गिर्द रही। हालांकि लोकसभा सीट अयोध्या का हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब दोबारा जो विधानसभा का जो उपचुनाव सीट हुआ उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन जो अयोध्या का कलंक है, चंपत राय ने भी ये बात कही है कि जो ये कलंक है, इतना बड़ा कलंक है, इसको लेकर के हम नहीं जी सकते हैं। इस कलंक से मुक्ति मिलना है, जांच होना है, दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ रही है तैसे तैसे कहीं ना कहीं तमाम बड़े नाम निकल करके आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जैसे ही चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया, मुख्यमंत्री का अयोध्या जी में प्रोग्राम लगा था, उन्होंने साफ तौर पर चंपत राय को अपने कार्यक्रम से दूर रखा। यानी ये साफ संदेश था समाज को कि किसी भी प्रकार से जब तक ये आरोप से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक इनको किसी भी प्रकार से अपने किनारे नहीं आने देंगे। अगर ये बरी नहीं हुई है तो जो कानून कार्रवाई करेगी वो कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर होगा। सभी प्रकार से जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनसे एक एक सब बारी बारी करके पूछताछ की जा रही है। ट्रस्ट में किस प्रकार से हुआ, जो नियुक्तियां हुई उससे जो एक बनारस की कंपनी है जिससे तमाम जो 8 से 10 एम्प्लॉई है सेवाकर्मी, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो तमाम ऐसे प्रकरण है, तमाम ऐसे मामले हैं कि एसआईटी जैसे जैसे जांच करेगी तैसे तैसे परत दर परत मामला खुलता जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं होगी, किसी भी बेगुनाह को फंसाया नहीं जाएगा। तो जिन्होंने अपराध किया है, राम मंदिर में चोरी की है, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। उनके ऊपर सभी कार्रवाइयां होंगी, उनकी अवैध संपत्ति जो है उसको जब्त किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। तमाम ऐसी स्थिति 2027 का भी चुनाव नजदीक है। विपक्ष लगातार घेर रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इन्होंने चंदा चोरी की। तमाम ऐसे कमेंट सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसी चीजें आप देख रहे हैं। इस समय लगातार अयोध्या मुद्दा देश नहीं पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पे टिकी है, क्योंकि अयोध्या में इतना बड़ा घोटाला, जहां प्रभु श्री राम की लोग, जहां कहा जाता था कि रघुकुल भी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसी अयोध्या में इस तरीके से कृत्य लोग कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बारकोड है, बारकोड के माध्यम से चोरी कर रहे हैं। तमाम अपने पत्नी के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर तमाम अवैध प्लाट और उसके बाद फ्लैट जमीन खरीद के रखे हैं। ये सब एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाएगा इन सब चीजों को। दूसरी सबसे बड़ी बात के सख्त निर्देश के बाद लगातार एक्शन जारी है और हर दिन कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह से मुलाकात कर राज्य में मछली पालन और डेयरी सेक्टर के विकास पर अहम चर्चा की। बैठक में मछली उत्पादन और निर्यात बढ़ाने, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और वैल्यू चेन विकसित करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही डेयरी क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, टेट्रा पैक और मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित करने, इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए पशुधन सुधार का योजनाओं पर भी मंथन हुआ। दोनों नेताओं ने कहा कि इन प्रयासों से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये मुलाकात की, बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, जिसमें किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया। और तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मछली उत्पादन बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल राजभर। पूरे विपक्ष ने संविधान को लेकर एक नैरेटिव तैयार किया, कहीं ना कहीं वो उसमें सफल हुए, क्योंकि 2024 में आपका आंकड़ा कम हुआ और उनका बढ़ा। अब वो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि अगर इस चुनाव में भाजपा जीत गई
तो फिर ये आखिरी चुनाव होगा और किसी को अगली बार वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 में जो नैरेटिव सेट किया आरक्षण और संविधान को लेकर, उनके झूठे नैरेटिव की सजा देश में जनता उन लोगों को दे रही है। 2024 के बाद देश में जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सहित देश की सम्मानित जनता ने भारी समर्थन दिया है और उनको सजा दिया है एनडी वालों को। तो अखिलेश जी, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। बिल्कुल, ये थे अनिल राजभर जी, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से बात की और ये कहा कि चंदा चोरी मामले में चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा अगर दोषी होगा। कैमरामैन के साथ आशुतोष मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की ममता बनर्जी को चिट्ठी। ममता बनर्जी, वेदव्रत बनर्जी को चिट्ठी। टीएमसी पर दाव प्रतिवादों को लेकर चिट्ठी। दोनों पक्ष से 6 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पर जवाब मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। टीएमसी पर दाव प्रतिवादों को लेकर चिट्ठी, जहां दोनों पक्ष के 6 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पर जवाब मांगा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग की ममता बनर्जी को चिट्ठी, बड़ी खबर। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी, वेदव्रत बनर्जी को चिट्ठी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां भारत के चुनाव आयोग ने टीएमसी के संगठनात्मक ढांचे और पार्टी के आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर चल रहे विवाद पर ममता बनर्जी और वेदव्रत बनर्जी को दोनों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से इन दावों पर और प्रतिवादों पर 6 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा है। पार्टी के बागी गुट, जिनका नेतृत्व वेदव्रत बनर्जी कर रहे हैं, ने खुद को असली टीएमसी होने का दावा किया है और पार्टी के चुनाव चिन्ह और फंड पर अधिकार जताया है। वहीं आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को लिखित रूप से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर दावा किया है कि पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। वेदव्रत बनर्जी ने परिवारवाद, तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हुए कहा कि उनका गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरी ओर हस्ताक्षरों में कथित गड़बड़ी की सीआईडी जांच के बीच पार्टी ने वेदव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद बागी विधायकों ने नया प्रस्ताव सौंपा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार करते हुए वेदव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां टीटी पेपर लीक मामला, 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक मामला, 3 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। भिवंडी कोर्ट ने 9 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो टेट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भिवंडी कोर्ट ने 9 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में भिवंडी पुलिस ने अंतरराज्यीय रैकेट से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिवंडी अदालत ने इन तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।